बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफाइड बैलेंस शीट को जो है ना हमने बनाया था कि किस तरीके से जो है ना जो अकाउंट्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो समझ गए होंगे, इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ योर अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ हनीफ स्टोर्स। उस लेक्चर के अंदर जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में जो है ना वो मैं बीच में पॉज करके मैं फिर दोबारा रिज्यूम करना भूल गया था। तो पता नहीं कुछ बीच में पूरा ऑलमोस्ट रिकॉर्ड 80% रिकॉर्ड करने के बाद देखा तो पता चला कि वो बहरहाल मैंने उसको कर दिया था। और शुरू में अगर बीच में आफ्टर 18 मिनट्स कोई चीज़ रहती होगी तो जस्ट लिव इट, क्योंकि परफॉर्मर जो है आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल बैलेंस शीट का एंड फर्दर, यानी कि इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड सो ऑन। तो बैलेंस शीट ऑफ आइटम्स ऑफ हनीफ स्टोर्स क्वेश्चन नंबर 8 एज ऑफ जून 30th ऑफ द करंट ईयर वर एज फॉलोज। यहाँ पे इन्होंने उसके बैलेंसेस दे दिए हैं और ये कहा है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन अकाउंट फॉर्म फॉर द मंथ ऑफ 30 जून की। तो मिस्टर हनीफ स्टोर, मिस्टर हनीफ स्टोर बैलेंस शीट बनानी है हमने, यस। और 30 जून 30th जून ईयर, इन्होंने करंट ईयर लिखा है। तो हमारा करंट ईयर जो है 2023 है। तो हम यहाँ पे मौजूदा नहीं होगा, लास्ट, क्योंकि जून तो अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है ना, अभी तो मार्च चल रहा है। तो करंट ईयर का मतलब यही होगा कि लास्ट जो ईयर एंड हुआ है जून का, तो वो जो है 2022। अब यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब, आपको मालूम है कि फिर हम लकीर खींच देते हैं एक अकाउंट फॉर्मेट, और दूसरी लकीर यहाँ पे खींच देते हैं। ओके, और इसको ट्राई कीजिए कि ये इक्वल डिवाइड कर दें आप इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, ओह थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ये एसेट्स हो गया और ये आपका हो गया इक्विटीज। आउटर कॉलम आ गया आपका टोटल, ये है रुपीस टोटल, और ये भी इनर कॉलम रुपीस का होगा। ये लकीर खींचें आप, और ये भी आपने लकीर खींचनी है। ओके, वन थिंग कि आप जब एग्ज़ाम के अंदर लिखें तो घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस ये कीजिए कि जो रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसको यूं खोल लीजिए आप, सही है। और इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर आप एसेट लिखें और राइट साइड के ऊपर जो है आप इक्विटीज़ लिखें। तो क्योंकि फिर आपके पास जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होगी और सुकून से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर अगर स्पेस कम होती तो मैं इस बोर्ड के ऊपर खाली एसेट लिखता और इस बोर्ड पे खाली इक्विटी लिखता, सही है। अच्छा जी, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से अरेंज करनी है टोटल। यार ये टोटल हो गया, ये रुपीस यहाँ पे आ गया। ओके,
अमूमन ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपकी एसेट साइड पे होती हैं। यहाँ पे एसेट साइड के ऊपर के नीचे नॉन करंट एसेट्स, पहली हेडिंग हो गई नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट का पहला जो है होगा लैंड। क्या लैंड है? लैंड नहीं है। उसके बाद होगा बिल्डिंग, बिल्डिंग है। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, यानी कि प्लस माइनस की कोई चीज़ है? नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 64,500। नहीं, इसको आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं। जितने भी नॉन करंट एसेट है इनर कॉलम में ले आए, नीचे लकीर मारी और टोटल यहाँ लिख दिया। इट्स डिपेंड ऑन योर। आप जितना सवालात की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा, और जब परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि मैं इनर कॉलम में लिखूं या आउटर कॉलम में लिखूं, सही है, या मिडिल कॉलम को मैं इस्तेमाल करूं। अच्छा जी, बिल्डिंग के बाद अब यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर लिखा। कंप्यूटर आपके पास है 9,075 का, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर का, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर कहाँ गया भाई, 5925 ये है। एंड देन मर्चेंडाइज है, ओ ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, कितना है जनाब, 20,700, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा जब आप फिगर्स पुट कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स हों या बैलेंस शीट की फिगर हो, तो एक पहले आप बहुत गौर से फिगर्स को देख लें कि कौन सी फिगर जो है सही है। सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना फिगर हमें 99% जो है ना फिगर जो है मिस होती है। तो आप उसके ऊपर लिखते चले आइए कि ये एसेट है, एसेट का एफ बना दें, क्या लाइबिलिटी का एल बना दें, और कैपिटल तो जाहिर है सी होता है, ये दो ही होंगी आपके पास, डाइंग होगा या कैपिटल, और कैपिटल होगा। तो लेकिन ये करने से फिर आपको जो है ना एक सवाल में हो जाएगा, अच्छा ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज़ हैं, तो आपको लिखने में आसानी होगी, कोई चीज़ फिगर जो है मिस होने के चांसेस कम होंगे, और जो जो फिगर लिखते चले आएँ तो सवाल के अंदर टिक लगा दें कि ये फिगर मैंने लिख ली है, सही है, ताकि आपकी अरेंजमेंट जो जिस तरीके से आप लिख रहे हैं वो जो है डिस्टर्ब आपकी ना हो। ओके, अच्छा जी, क्योंकि मैं अक्सर फिगर जो है ना मिस कर जाता हूँ मैं। अच्छा जी, देन ये हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बिल्डिंग, ऑफिस सप्लाईज, नहीं ये फिक्स है ना, यस। अब नॉन करेंट एसेट, इसका टोटल आपने अभी करते हैं, ये कर लिया, ये तो सारे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये चारों हो गए। उसके बाद जो है करंट एसेट्स हमने लिखा, ये लाइन थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखा हमने करंट एसेट्स, ठीक है, नजर आ रहा है,
करंट एसेट जो है आपने लिखा। करंट एसेट्स के अंदर देखें प्रैक्टिकली तो कुछ और अरेंजमेंट होती है, लेकिन आपके किताबों में जिस तरह से अरेंजमेंट दी है उसी को मैंने फॉलो किया है, ठीक है। तो एज पर योर बुक्स कैश इन हैंड सबसे पहले आएगा करंट एसेट्स में, कैश इन हैंड। जो ऑर्डर हमने बैलेंस शीट बनवाई है तो उसमें भी कैश इन हैंड पहले ही है। तो कैश इन हैंड 31,875 875। फिर वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी लिख के इसका टोटल यहाँ लिख सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। कैश एट बैंक कैश एट बैंक 4875 और उसमें क्या था, नोट्स रिसीवेबल था हमारे पास, सप्लाईज 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 रह गई, सप्लाईज सप्लाईज। ओह, जो हेडिंग दी हुई हो वही आपने लिखनी है, ऑफिस सप्लाईज, सही है। अपनी तरफ से नई नहीं बनाइएगा। 675। उसके बाद रिसीवेबल आएगा, नोट्स रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है, कितना है 2,850। फिर उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल है, $7,275। सही है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद है लायबिलिटी स्टार्ट हुई आपके पास। इक्विटीज के अंदर आपने लाए इसकी हेडिंग डाली और उसके अंदर यहाँ से चला आपके पास बैंक लोन वगैरह नहीं है, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल है। लाइबिलिटीज़ के अंदर भी करंट होती हैं एंड लॉन्ग टर्म होती हैं, जो हम देख चुके हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं है, तमाम जो है करंट लाइबिलिटी हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ का मतलब है कि जो तारीख आपकी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट क्या है 30 जून, इसके बाद जो है 12 महीने। नोट्स पेबल 39,750। उसके बाद अकाउंट्स पेबल होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, है। अकाउंट्स पेबल 10,725, ठीक है जी। और उसके बाद पेबल हो गया, नोट्स पेबल हो गया, सैलरीज पेबल, सैलरीज पेबल 3,225।
225. Property tax payable, property tax payable 1050. Then comes to owners equity, ये इधर आ जाएगा टोटल, ठीक है। ओनर्स इक्विटी, इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है, इसमें अमूमन तीन ही लफ्ज़ होते हैं, कैपिटल होता है, ड्राइंग होता है और प्रॉफिट। 93,000 रुपीज़, ठीक है जी। और टोटल ये आ जाएगा। अब हम टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना है। ओके, 64,500, 9075, 5925, 20,700, 100, 200, ठीक है जी। ये एक टोटल हो गया, इस पोर्शन का टोटल हो गया, और इस पोर्शन का टोटल, करंट एसेट का टोटल 31,875, 4875, 675, 2850, 7275, 47, 550। ये हो गया करंट एसेट का टोटल, और इसका टोटल हो गया आपके पास 100, 200, 147 ग्रैंड टोटल हो गया, यानी बैलेंस शीट का टोटल हो गया ठीक है, वो ये हो गया, और ये आ गया आपके पास टोटल रुपीस, ठीक है। अच्छा जी, यहां लिख सकते हैं टोटल नॉन करंट एसेट इज अप टू यू, टोटल नॉन करंट एसेट्स और टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट, सिर्फ ऑर्डर जो है आपका एक वो होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। बाकी आपने टोटल, सब टोटल कहाँ किस तरह से लिखना है, इट्स ऑल अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आता चला आएगा कि अगर मैं इस तरह से कर दूं तो मेरी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, सही है। तो ये चीज़ अब यहाँ देखते हैं 39,750, 10,725, 3225 और 1050, 54,750, सिंगल लाइन लगेगी। टोटल नॉन करंट, टोटल करंट लायबिलिटीज, ये आ गई आपके पास। ये कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती तो ऊपर होती है, ठीक है। इसको जो है लायबिलिटी है करंट, करंट करंट लिख दिया मैंने। अच्छा जी, ये आ गया, और अब ये टोटल यहाँ पे आएगा इन दोनों को प्लस 93, 14750,
तो ये आपके पास बैलेंस शीट जो है टाली हो गई और ये आपके पास आ गया टोटल रुपीस। ठीक है, ये आपका बंद हो गया यहाँ से और ये यहाँ से ये बंद हो गया। ओके, इसी तरीके से अब ये ऊपर नीचे हो गया, देख लेना। ये आपका बंद हो गया। तो ये आपने बैलेंस शीट बनाई और उसका इत्तेफाक से टोटल भी टैली हो गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है पीछे। द बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ हाशिम स्टोर एज ऑफ जून 30th ऑफ द करंट ईयर वर एज फॉलोस। ठीक है, हाशिम स्टोर का जो है इन्होंने पूरा अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के फिगर दी हुई हैं और कहा है कि 30 जून 2022 करंट ईयर तो 2023 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर जो है ना ज़ाहिर विल बी द करंट ईयर 2022 जो है ना हमने लिखा यहाँ पे। एंड देन जो है हमने कहा कि अब बैलेंस शीट बनानी है। चलो जी, आओ मेरे नाल बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें हमने देखा लैंड है हमारे पास, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मिडिल कॉलम इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही है बल्कि हो रही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं उसको किस तरह से, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक इनर कॉलम बना लेंगे एसेट्स, ये एक कॉलम यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, लैंड आपके पास आ गई, लैंड आ गई 51,000। लैंड में कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख दी। थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं लकीर को थोड़ी सी छोटी कर दूँ। ठीक है, स्पेस को, तो मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, सही है। ये हो गया आपके पास 51,000 रुपीज़। ये 51,000 रुपीज़ आ गया आपके पास। इसको ऊपर से ले आ सकते हैं आप, ये ऊपर आ गया और यहाँ पे खाली रुपीज़ आ गया, उसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा, फिर आया जनाब ओह चलिए, फिर आया जनाब आपका क्या गया, दोनों सवाल मिक्स हो रहे हैं। बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग ये है 3,48,000। ओह, 3,48,000, 348,000 रुपीज़ बिल्डिंग। और कोई चीज़ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह नहीं है, मशीनरी नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास हुआ 32,200। ठीक है, उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास ऑफिस फर्नीचर, फिर सारे ये आ गए। ये टोटल करंट नॉन करंट एसेट आ जाएगा। ठीक है,
टोटल नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी, ये अभी टोटल कर लेते हैं इसमें। अब नीचे फिर हेडिंग आई करंट एसेट्स की। ठीक है, करंट एसेट्स की आ गई। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, बस अलग कल की तरह रह गई। करंट एसेट, कैश इन हैंड हम बता चुके हैं आपको। पहला होता है कैश इन हैंड, कितना है? 21,200। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको। चलिए अभी आज यहाँ लिखते हैं। पहले सवाल के अंदर हमने यहाँ पे लिखा था, इस सवाल में हम पहले मिडिल इनर कॉलम में लिख लेते हैं। और क्या है? बैंक है, कैश एट बैंक भी है। कैश एट बैंक हाउ मच? 45,120। 45,120। और उसके बाद ये सवाल मैंने किया तो मैं यहाँ से उठा के कर लूँ, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, असल में सवाल पहले करने पड़ते हैं, वरना तो फिगर कोई ना कोई आगे पीछे हो जाती है और बैलेंस शीट जो है आउट हो जाती है, फिर उसको चेक करो, उतना टाइम लगाओ। तो पहले ही जो है ना आप लगा के उसको हल कर लें और फिर उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज है 45,880। फिर ऑफिस सप्लाईज हैं 5120। 5120। सवाल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होगी वही लिखने हैं आपने, कि अगर ऑफिस सप्लाईज है तो वही लिखना है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है तो वही चीज़ लिखनी है आपने। सही है, वही मैं देख रहा था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल ये कितने? 22,000। अच्छा जी, उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है 25,680 रुपये। ओके, फिर आता है प्रीपेड रेंट, सही है, जिसे आप एडवांस रेंट भी कहते हैं, 2,300। ये आपने टोटल किया और इसको जो है यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल करंट एसेट। ठीक है जी, टोटल करंट एसेट यहाँ पे आएगा। अभी कर लेते हैं एक साथ ही जो है ना, फिर ऐड करके लिख लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सवाल के अंदर था कि आपके पास जो है क्या है जनाब, एक लफ्ज़ डिपेंचर्स पेएबल 1,85,000। सही है, हमेशा याद रखिएगा कि बैंक लोन होगा वो लॉन्ग टर्म आपके पास, अमूमन जो है बैंक लोन का लफ्ज़ जब आता है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक आध महीने के लिए या साल के लिए तो कोई भी लोन नहीं लेता ना। तो नॉर्मली लोन होता है कि 2, 3, 4, 5 साल के लिए जो है ना वो। उसके बाद डिपेंजर्स पेएबल जो होता है, यानी आपने पे करना है। डिपेंजर्स का मतलब है कि आपने मार्केट से
पैसा लिया है, सही है, मार्केट से पैसा लिया है वाया स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर का लफ्ज़ जब भी आएगा तो वो ये होगा कि आप मार्केट से उधार ले रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, सही है। तो यहाँ पे लफ्ज़ डिबेंचर का आ गया है, आना नहीं चाहिए था। टेक्निकली बता रहा हूँ मैं तुमको सबको। तो बहरहाल डिबेंचर्स वो है का इसका मतलब ये होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आप पीओसी में यकीनन ये पढ़ा होगा। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो ये होता है ऑलवेज जो है ना, ये मिनिमम जो है 5 साल से पहले का तो होता नहीं है, वरना तो 5 साल और मे बी यानी कि फर्दर दैट। तो ये लॉन्ग टर्म आपके पास लायबिलिटी है। तो आपने यहाँ पे लिखा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये दिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं आपको, सही है। ये इस वजह से दिखानी ज़रूरी होती हैं ताकि ये आप बैलेंस शीट देख के कोई भी ये पढ़ के जो है ना पढ़े और ये समझ जाए अच्छा ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, अगले 12 महीने में पे नहीं करनी है। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी ये हैं जो कि अगले 12 महीने में पे करनी है। तो क्या हमारे पास बिजनेस के पास इतने करंट एसेट्स हैं? सही है। करंट एसेट को मैच किया जाता है करंट लायबिलिटीज से। तो क्या हमारे पास इतने करंट एसेट हैं कि वो अगले इन केस अगले 12 महीने में टोटल करंट लायबिलिटी हम पे कर सकते हैं? तो इस वजह से उसको सेग्रीगेट किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिबेंचर्स 1,85,000 रुपये। अब चूँकि इसको मैं छोटा करूँ, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इट्स अप टू यू, आप थोड़ा सा छोटा कर लें बड़ा कर लें, सही है। यहाँ पे आ गया डिबेंचर्स पेबल। ये आपके पास हम इनर में लिखेंगे इसको 1,85,000, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इनर का सहारा लिया था। जब भी लिखा जाएगा अगर इनर का सहारा ले रहे हैं तो फिर ये फिगर भी इनर में आएगी। ये नहीं होगा कि ये जिस तरह से मैंने लिखा है कि ये आउटर में लिख दिया और ये आपने इनर में लिखा। तो मेरे ख्याल में मैं इसको भी जो है ना इनर में लिखूं तो एक सिमेट्री होगी, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। और 32,200 भी मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। और ये मैंने यहाँ से मैंने मिटा दिया। बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये था कि आपने फॉलो ए की प्रैक्टिस करनी है। अगर इनर कॉलम के अंदर आपने फिगर्स लिखी हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स की, तो फिर ऊपर भी लॉन्ग टर्म नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म में भी इनर कॉलम इस्तेमाल करेंगे और आउटर कॉलम में सिर्फ टोटल लिखेंगे। और अगर आपने आउटर कॉलम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम लॉन्ग टर्म और करंट ये तमाम चीज़ें फिर आउटर कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों को आना चाहिए। डिबेंचर्स कितने हैं? 1,85,000 रुपये। एंड कोई और भी है? और नहीं है। जब एक ही फिगर हो, ठीक है, रिमेंबर जब ओनली वन फिगर हो तो फिर उसको हमेशा आउटर कॉलम में लिखते हैं अगर एक फिगर है तो। अगर दो हैं तो फिर प्लस करके। और उसके बाद आपके पास ये आ गई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटी के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स हैं इसके अंदर। और नोट्स पेएबल है आपके पास,
नोट्स पेबल कितना है? 74,500। और अकाउंट्स पेबल है आपके पास अकाउंट्स पेबल कितना है आपके पास? 96,500। टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टोटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे लिख दिया आपने टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज वो यहाँ पे आएंगी। अच्छा जी, अब जब फिगर आती है ओनर्स इक्विटी की आती है, हेडिंग आपने बनाई ओनर्स इक्विटी, ओके। जाहिर है ओनर इक्विटी का सबसे पहला जो लफ्ज़ होता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको? 2,60,000। कैपिटल दिया है 2,60,000 रुपये। ये इनर कॉलम में आ गया क्योंकि प्लस माइनस हो रही है फिगर। और लेस इसमें से ड्राइंग की फिगर कितनी दी हुई है जनाब? 5,000 रुपये ड्राइंग की फिगर है। ये माइनस हो गई फिगर। माइनस फिगर होने के बाद 2,55,000 आ जाएगा। ये तो सिंपल है। ₹2,55,000। अब हम प्लस करते हैं, सही है, फिगर्स को। इक्यावन 348 और 32,200। ये फिगर आपके पास आ गई। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यहीं पे आ जाएगी ना, बस ठीक है। 431,200 ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब आप इनर कॉलम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका टोटल यहाँ पे आपने लिख दिया, तो इसका मतलब है नॉन करंट का टोटल ये है। आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो ये है टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था जब आप इनर कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा, ठीक है, ये पोर्शन है। और यहाँ जब लाइन ला के इधर लिखेंगे तो इसका यही मतलब होगा कि इसका टोटल ये 167,300। और यहाँ पे आपने लाइन लगाई दिस, एंड यहाँ पे ये लाइन नहीं होगी, सही है, ये। और इसका टोटल 431,200। तो ये टोटल आपके पास आया 598,500। ओके, ये टोटल रुपीज़ हो गई। यानी कि आपके बैलेंस शीट का जो है ना ये टोटल हो गया 598,500 ही है भाई। 348 नहीं जी, ये तो नहीं आ रहा। एक सेकंड, फिर दोबारा देखो जनाब कहाँ गलती की है। आय हाय, ऑफिस फर्नीचर तो लिया नहीं हमने। ये होती है, देखा,
ऑफिस ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये कितना लिखा हुआ है जनाब? 12,500। तो उसी वजह से मैंने कहा था ना कि आप ए लिखें, आप लाइबिलिटी का एल लिखें और कैपिटल का सी लिखें। तो सवाल के अंदर अगर आप ए एल और सी जब लिख लेंगे तमाम अकाउंट्स में तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। ये लाजमी होगी, 99% में बता रहा हूँ कि जब आप सवाल करेंगे तो ये स्किप ज़रूर होगी। मैं मुझसे तो होती है, इस वजह से मैं इसको फॉलो करता हूँ। लेकिन बात यह है कि अब मेरे पास किताब में मैं टिक नहीं लगा सकता, ये वजह है। अब इसको हम दोबारा कर लेते हैं। 51 प्लस 348, अच्छा प्लस 443, ये हो गया। हाँ, 12,000 का फिर एक है ना, 1 मिनट में निकालता हूँ। 443,700, इसमें से माइनस 431,200, 12,500, ठीक है। अब 443 के अंदर ये नॉन करंट एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स 167,300, तो 6,11,000 आपके पास फिगर आए, राइट। 6,11,000। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्रेडिट साइड 6,11,000 आ रही है, प्लस 96,500, 1,71,000 ये फिगर आई करंट लाइबिलिटीज़ की। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऐड हो गई और 185 ऐड होने के बाद ये टोटल लाइबिलिटी की 3,56,00,000 ये आ गई। अब ये लाइबिलिटी और कैपिटल ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होने के बाद प्लस 6,11,000, ये फिगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, 6,11,000, क्योंकि इसके सामने लिखी जाती है ये फिगर। 6,11,000 ये फिगर आ गई, ये लाइन आ गई इधर, ये लाइन इधर आ गई, डबल लाइन आ गई, ये लाइन इससे मिल गई, ये लाइन इससे मिल गई, टोटल रुपीज़ ये आ गई, टोटल रुपीज़ ये आ गए, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ यू मेक बैलेंस शीट। देख लूँ कोई कहाँ बिलर हो रहा है, नहीं थैंक्स गॉड बिलर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ख्याल करना पड़ता है कि बिलर जो है ना फिगर उसमें ना चला जाए। वैसे तो अगर मैं थोड़ा सा स्टैंड पीछे करूँ तो पूरा जो है ना आ जाएगा, लेकिन फिगर जो है फिर आप लोगों को समझने में और पढ़ने में जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। इसी वजह से ना मैं अपने आप को फोकस करता हूँ कि मैं आऊँ, आई डोंट केयर, ठीक है, बोर्ड नज़र आए, फिगर्स नज़र आए और मेरी आवाज़ क्लियर जो है आप तक पहुँच जाए। तो ये इस तरीके से जो है आपकी बैलेंस शीट जो है बनती है। आपने दोनों जो है यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई और एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपने बैलेंस शीट बनाई। देखिए यहाँ पे हमने इस सवाल को जब हल कर रहे थे तो हमने इनर कॉलम हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, इट्स अप टू यू। इनर कॉलम हमने इस्तेमाल नहीं किया और आउटर कॉलम को भी हमने इस्तेमाल करते हुए बैलेंस शीट बनाई। और दूसरे सवाल के अंदर हमने इनर कॉलम को इस्तेमाल किया, ठीक है,
और उसको टोटल किस तरह से लिखा जाता है वो हमने इस्तेमाल करके देखा कि अच्छा अगर ये चीज़ है तो इस तरह से हम करेंगे। अगर एक किसी मेन हेडिंग के अंदर जैसे नॉन करंट एसेट में सिर्फ एक ही जो है ना वो आपके पास एसेट है, तो आप इनर कॉलम में फिर नहीं लिखेंगे, आप आउटर कॉलम में ही लिखेंगे। नहीं लिखेंगे का मतलब ये है कि मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि नहीं लिखेंगे तो बच्चे ये समझेंगे नहीं लिखेंगे, लिख ही नहीं सकते। नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 185,000 यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, और इसका टोटल मैं यहाँ पे लिख दूँ 185,000। मेरी बात समझ गए कि 185,000 मैंने यहाँ पे लिखा और इसका टोटल कितना आ गया 185, यहाँ पे ये आ गया। तो लेकिन क्योंकि एक फिगर होती है तो इस वजह से इसको यहीं पे हमने लिख दिया। दो होती हैं तो फिर तो डेफिनेटली, जैसे ये दो हैं तो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये नहीं है कि हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लिखते नहीं हैं, बस ये चीज़ है। और इक्विटी तो डेफिनेटली ये आपके पास ही आ गई, ये हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल में एक ही फिगर थी तो हमने आउटर कॉलम में लिखा। अगर यहाँ पे ड्राइंग होती तो फिर हम यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ करके और फिगर यहाँ पे लिखते। तो ये थोड़ी सी आपको एक प्रैक्टिस से जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी आएंगी। ये नहीं हो सकता कि मैंने एक लेक्चर बनाया, उसका परफॉर्मर बनाया, आपने एक आध सवाल किए और आपने कर लिया। नहीं, आपका ये प्रोफेशन को अडॉप्ट करने जा रहे हो, आपको पूरा जो है ना समझना चाहिए। सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट में जाके आप देखिए भाई, सारे टिकटॉक वगैरह तो देख रहे होते हैं ना, तो आधा घंटा, एक घंटा, नॉट आधा घंटा, एक घंटा अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को भी देख लो, फॉर्मेट्स को भी देख लो, सही है, कोई नहीं बिगड़ेगा। अगर 4 घंटे जो है ना, बल्कि 4 नहीं, नॉर्मली 5-6 घंटे जो है ना चैटिंग और टिकटॉक पे लगाते हो, तो ओनली 1 घंटा जो है आप लेक्चर पे लगा दो, और 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा जो है, चलिए आधा घंटा जो है ना आप इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, इसके फॉर्मेट्स के ऊपर, इंटरनेट भरा हुआ है, सही है। तो आप इसको अपनी नॉलेज को इन्हेंस बहुत आसानी से बंदा कर सकता है, ये मेरा बिलीव है, सही है। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मेरा इरादा था कि इसमें मैं तीसरा जो है एक और सवाल ऐड कर दूंगा, बट लेक्चर क्वाइट लंबा हो गया, तो अब हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं और फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए।